क्या आपने कभी सोचा है कि पहला 1 करोड़ कमाना इतना मुश्किल क्यों माना जाता है? क्यों हर सक्सेसफुल पीपल, एंटरप्रेन्योर या बिजनेस टाइकून यही कहता है कि द फर्स्ट 1 करोड़ इज द हार्डेस्ट। चार्ली मंगर हो या फेमस भारत के रामदेव अग्रवाल, दोनों ने एक ही बात कही है, पहला 1 करोड़ आपकी सोच, आपकी डिसिप्लिन और आपकी पेशेंस की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। चार्ली मंगर ने तो साफ शब्दों में कहा है, द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द प्रोसेस फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल इज $100,000। और सच मानिए, जब आप सोने से शुरू करते हैं, ना कोई बैकग्राउंड ना कोई शॉर्टकट, तब 1 करोड़ कमाना ऐसा लगता है जैसे ऊपर वाले का भी हाथ होना चाहिए। हम में से ज्यादातर लोग चार्ली मंगर को वॉरेन बफेट के पार्टनर के रूप में जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता है कि वे अमीर परिवार से नहीं आए थे। उनके पास कोई बड़ा इनहेरिटेंस नहीं था, ना कोई रेडीमेड एम्पायर। जब वो पहली बार वॉरेन बफेट से मिले, वॉरेन बफेट ने उन्हें देखकर सिर्फ एक ही शब्द कहा, सो जेनरस, यानी ऐसा इंसान जो सोच में, विजन्स में, वैल्यूज में सबसे अलग हो। और आज इस वीडियो में हम सिर्फ मोटिवेशनल बातें नहीं करेंगे, बल्कि रियल जर्नी समझेंगे कि कैसे चार्ली मंगर ने खुद अपना पहला 1 करोड़ बनाया, उन्होंने कौन सी गलतियां की, कौन सी हैबिट्स डेवलप की, और कैसे उन्होंने लॉन्ग टर्म सोच रखी जब सब लोग शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के पीछे भाग रहे थे। और आखिर में हम जानेंगे कि कैसे हम अपना 1 करोड़ बना सकते हैं इंडिया में रहते हुए। अगर आप भी आज जीरो से स्टार्ट कर रहे हो और आपको लगता है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए बनी है। क्योंकि अगर चार्ली मंगर बिना किसी प्रिविलेज के ये कर सकते हैं, तो सही माइंडसेट और पेशेंस के साथ आप भी कर सकते हो। आंखें बंद करके एक छोटा सा सीन इमेजिन करो, अमेरिका का एक छोटा सा शहर ओमाहा, कोई चमक दमक नहीं, कोई लग्जरी नहीं, बस एक सादा सा माहौल जहाँ लोग एक ही बात पर भरोसा करते थे, अगर जिंदगी में जीतना है तो तुम्हें बचना आना चाहिए खुद ही। कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, तुम्हें आगे खुद ही बढ़ना है, अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही ठीक करना होगा। मैं आपको बता दूं कि यही वो जगह है जहाँ से चार्ली मंगर और वॉरेन बफेट जैसे लोग निकले हैं। यही सोच आगे चलकर दुनिया की सबसे बड़ी फॉर्च्यूनर की नींव बनी। चार्ली मंगर के दादा जज मंगर बेहद गरीब हालात में पैदा हुए। कहानियां बताती थी कि उनके पास इतना पैसा भी नहीं होता था कि वे ताजा और अच्छा खाना खरीद सके। कई बार रात के समय में वे मीट शॉप जाकर वहां से जो छोटे छोटे टुकड़े बचते थे उनसे सस्ते में खरीद लेते थे और वो खाते थे। मजबूरी थी, लेकिन इसी मजबूरी के बीच उन्होंने एक चीज नहीं छोड़ी, मेहनत और आत्मविश्वास। और वही इंसान आगे चलकर ओमाहा का जज बना। और उनके दादा की यही कहानी, यही संघर्ष चार्ली मंगर के दिमाग में बचपन से छप गया था। उन्हें समझ आ गया था कि हालात चाहे कैसे भी हो, सोच पड़ी होनी चाहिए। टीनेज में चार्ली मंगर ने भी वही किया जो आज मिडिल क्लास बच्चे ज्यादातर करते हैं, काम। उन्होंने वॉरेन बफेट की दादा की ग्रोसरी शॉप में काम किया था, जिसका नाम था बफेट एंड सन। 40 सैटरडे तक उन्होंने लगातार 12-12 घंटे काम किया और बदले में उन्हें मिलते थे सिर्फ $2। मजे की बात तो यह है कि जब वॉरेन बफेट के दादा अर्नेस्ट बफेट टैक्स भरते थे, तो चार्ली से भी कहते थे कि तुम्हें भी टोटल टैक्स में से 2 पेनी देने होंगे। यहीं से चार्ली को जिंदगी की एक ब्रूटल लेसन मिला, टैक्स का भी और सिस्टम का भी। और इसी दौर में उन्होंने एक कड़वी सच्चाई समझ ली थी, प्योर हार्डवर्क को स्केल नहीं किया जा सकता, सिर्फ मेहनत करके बहुत ज्यादा पैसा नहीं बनाया जा सकता। यही वजह थी कि चार्ली हमेशा ऐसे रास्ते खोजते थे जहाँ मेहनत के साथ साथ दिमाग का भी काम हो। पढ़ाई में चार्ली मंगर बेहद ब्रिलियंट थे। उन्होंने हार्वर्ड लॉ स्कूल से 1948 में ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन की थी। उनके पास ऑप्शन था कि वे बॉस्टन में जाकर रहे, सेफ रिस्पेक्टिकल प्रोफेशनल लाइफ जिए। चार्ली को वो गेम पसंद नहीं आया। उन्हें लगता था कि प्रोफेशनल दुनिया में ज्यादातर जीत मेरिट से नहीं हो सकती, बल्कि पॉलिटिक्स और नेटवर्किंग से होती है। चार्ली एक ऐसा खेल खेलना चाहते थे जहाँ जीत सिर्फ काबिलियत से हो, इसलिए उन्होंने एक बड़ा फैसला किया और वो लॉस एंजल्स शिफ्ट हो गए। लेकिन असली मजा तो जिंदगी का अभी बाकी था। 1950 का दशक उनकी जिंदगी के लिए सबसे दर्दनाक बना और 1953 में उनका उनकी पहली पत्नी के साथ डिवोर्स हो गया। वो इमोशनली टूट चुके थे। ठीक एक साल बाद 1954 में उन्हें पता चला कि उनका 8 साल का बेटा टेडी ल्यूकेमिया से पीड़ित है। और फिर बिल्कुल एक साल बाद, जब टेडी सिर्फ 9 साल का था, उसने दुनिया छोड़ दी। इस दौरान चार्ली दिन रात मेहनत कर रहे थे। उनके पास कोई इंश्योरेंस नहीं था, बेटे की दवाइयों का और उसके इलाज का खर्चा उन्हें खुद उठाना पड़ रहा था। वो फाइनेंशियली पूरी तरह से टूट चुके थे। उनका करीब 10 किलो वजन कम हो गया था। और इसी दर्द, इसी स्ट्रगल के बीच उन्हें एक ब्रूटल रियलाइजेशन हुआ, अगर आपकी जिंदगी में 1 करोड़ भी नहीं है तो आप हमेशा फ्रैक्टाइल रहते हो। $1000 से पहले चाहे आप कितना भी कंपाउंड इंटरेस्ट समझ लो, वो आपकी जिंदगी में कोई मीनिंगफुल इम्पैक्ट नहीं बना सकता। असली खेल तो तब शुरू होता है जब आपके पास एक सॉलिड बेस होता है। अगर आपको लगता है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं ये देख रहा हूँ, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। ये कहानी सिर्फ चार्ली मंगर की नहीं है, ये कहानी हर उस इंसान की है जो शून्य से स्टार्ट कर रहा है, जीरो से स्टार्ट कर रहा है। जरा रुकिए और अपने आप से एक सवाल पूछिए, 5000 का 10% कितना होता है? 500। ये 500 रुपए आपकी जिंदगी में कुछ भी चेंज नहीं करेगा, ना उससे स्ट्रेस कम होगा, ना दर्द खत्म होगा, ना फ्यूचर सिक्योर होगा। अब इसी कैलकुलेशन को जरा आगे बढ़ाइए। 1 करोड़ का 10% कितना होता है? 1 लाख। और यहीं से पूरी गेम बदल जाती है, क्योंकि 1 लाख एक ऐसी रकम है जो आपकी सुई को हिला सकता है। और इसलिए यही रीजन है कि वे बार बार कहते हैं कि नंबर्स छोटे हो तो सिर्फ
कंपाउंडिंग थियरी किताबों में ही अच्छी लगती है, जिंदगी में नहीं। जिसके पास 50,000 रुपए है, उसे अगर पूरे साल में 20% भी रिटर्न मिल जाए तो भी सिर्फ 10,000 पड़ेंगे। अब सोचिए, एक छोटा सा कार एक्सीडेंट, घर में किसी की मेडिकल इमरजेंसी या फिर अचानक कोई बड़ा खर्चा, ये 10,000 एक झटके में खत्म हो जाएंगे और फिर आपकी फाइनेंशियल लाइफ वापस वहीं आ जाती है, जीरो लाइन पर। यही वो रियलिटी है जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। इसलिए चार्ली का बिल्कुल सिंपल सा रूल है, अभी इनकम आए लाइफस्टाइल नहीं, सेविंग्स बढ़ाओ। ये वो फेस है जहाँ दिखावे की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज आपके पास मिनिमम बेस नहीं है अगर, तो नेबर्स को इम्प्रेस करने का खेल किस लिए? नई कार, न्यू फोन, ब्रांडेड कपड़े, ये सब बात की बातें हैं। अभी आपका सिर्फ एक ही काम है, छोटे छोटे नंबर्स को जमा करना बिना रुके, क्योंकि यही एक दिन बड़े नंबर्स बनेंगे और वही बड़े नंबर्स आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देंगे। सच्चाई तो ये है कि 1 करोड़ आपको सुपर रिच नहीं बना देता, आपके कोई ओवरनाइट बिलियनर नहीं बना देता, लेकिन ये 1 करोड़ आपको नई फाइनेंशियल गेम में ले जाता है। उस गेम में हर छोटी इमरजेंसी आपको डिटोरिएट नहीं कर सकती। उस गेम में आपका दिमाग साफ रहता है, डिसीजंस डर के साथ नहीं क्लैरिटी से होते हैं, और उसी गेम में आपको ज्यादातर अपॉर्चुनिटीज दिखाई देती है, क्योंकि अब आप सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहे होते हो, आप प्लान कर रहे होते हो। इमेजिन करो, एक इंसान अभी अभी अपने 9 साल के बेटे को खो चुका है, अंदर से पूरी तरह से टूटा हुआ है, इमोशनली एम्प्टी, और उसी वक्त उसे जिंदगी कहती है अब तुझे सर्वाइव नहीं करना है, आगे भी बढ़ना है। यही वो मोड़ होता है जहाँ ज्यादातर लोग सेफ प्ले करते हैं, लेकिन चार्ली ने बिल्कुल उल्टा किया। अपने बेटे की डेथ के बाद उन्होंने डर से नहीं, डिसीजन से कदम उठाया। चार्ली ने एक बहुत बड़ा लोन लिया और अपने दोस्त के साथ मिलकर एक छोटी सी कंपनी खरीदी, ट्रांसफॉर्मर इंजीनियर्स की। उस वक्त दुनिया में कोरियन वॉर चल रहा था, हर तरफ फैक्ट्रीज लग रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा था और फैक्ट्री को ट्रांसफॉर्मर्स की जरूरत थी। डिमांड इतनी ज्यादा थी कि लगता था पैसा लिटरली जमीन से उठाया जा सकता है। शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, ऑर्डर्स आ रहे थे, रेवेन्यू बढ़ रहा था और चार्ली को लगने लगा कि शायद यही वो रास्ता है जिससे वो फाइनेंशियल बेस बना पाएगा। लेकिन जिंदगी कभी सीधी नहीं चलती। वॉर खत्म हो गए, फैक्ट्रीज की ग्रोथ धीमी हो गई, अचानक हर कोई ट्रांसफॉर्मर्स के बिजनेस में कूद पड़ा, कंपटीशन बढ़ा, कंपनीज एक दूसरे से प्राइस कट करने लगी। कल तक प्रॉफिट था, आज लॉस बन गया था और कुछ ही समय में सिचुएशन यहाँ तक आ गई थी कि इस पूरी इंडस्ट्री में कोई भी पैसा नहीं कमा पा रहा था। चार्ली ने अपनी तरफ से सब कुछ ट्राई किया, अपने पर्सनल एक्सपेंसेस काट दिया, ऑलमोस्ट मिनिमम लाइफ जीने लगे, लेकिन फिर भी कंपनी डूब गई। ये फेलियर सिर्फ पैसों का नहीं, नुकसान नहीं था, ये उस इंसान के लिए और भी भारी था जो पहले से ही इमोशनल पेन से गुजर चुका था, लेकिन फिर भी वो बाकी लोगों से अलग निकले। उन्होंने इस फेलियर को कर्स नहीं बनाया, लेसन बनाया। यही लेसन ने उन्हें आगे चलकर वॉरेन बफेट का पार्टनर और दुनिया का सबसे क्लियर थिंकर बना दिया। पहला लेसन उन्होंने ये सीखा कि लेवरेज लेना गलत नहीं है। जीरो से स्टार्ट करने वाला हर इंसान अगर लेवरेज नहीं लेगा, रिस्क नहीं लेगा, तो बहुत धीरे आगे बढ़ेगा। लेकिन दूसरा लेसन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, हर लेवरेज अच्छा नहीं होता। लेवरेज ऐसा होना चाहिए जहाँ अपसाइड बहुत बड़ा हो और डाउनसाइड बहुत लिमिटेड। ऐसा लेवरेज जहाँ अगर आप सही साबित होते हो तो जिंदगी बदल जाए, लेकिन अगर गलत निकले तो जिंदगी खत्म ना हो जाए। यही सोच चार्ली को इन्वेस्टिंग फिलोसॉफी की बैकबोन बनी। वो समझ गए थे कि असली खेल जल्दी अमीर बनने का नहीं है, बल्कि गलत फैसलों से बचते हुए लंबे समय तक गेम में रहने का है। और यही माइंडसेट उन्हें पहला 1 करोड़ बनाने में सबसे बड़ा रोल निभाता है। यहीं से कहानी एक दूसरे लेवल पर जाती है। पहला बिजनेस फेल होने के बाद ज्यादातर लोग रिस्क शब्द से ही डर जाते हैं, लेकिन चार्ली ऐसे इंसान नहीं थे। उन्होंने फेलियर से ये सीखा कि लेवरेज गलत नहीं है, उन्होंने ये सीखा कि गलत लेवरेज जानलेवा होता है। इससे लेसन के साथ 1960 उन्होंने दोबारा लेवरेज का यूज किया, इस बार रियल एस्टेट में। दिलचस्प बात तो ये थी कि चार्ली को प्रॉपर्टी के बिजनेस के बारे में प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं पता था। वो ना तो बिल्डर थे, ना तो ब्रोकर थे, वो एक लॉयर थे, लेकिन अब बदले हुए माइंडसेट के साथ। और इस बार ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म नहीं, बल्कि अपसाइड डाउनसाइड एनालिसिस करने के बाद उन्होंने नंबर्स देखे, रिस्क समझा और तभी कदम रखा। पहला प्रोजेक्ट ठीक रहा, उन्होंने एक प्रॉपर्टी खरीदी और उसे अच्छे प्राइस पर बेच दिया, कॉन्फिडेंस बढ़ा। फिर दूसरी प्रॉपर्टी भी लोन के साथ ली और उसमें भी प्रॉफिट हुआ। चीजें धीरे धीरे उनके फेवर में जाने लगी। लेकिन टेस्ट थर्ड डील पर आया, एक डुप्लेक्स प्रॉपर्टी। चार्ली को साफ दिख रहा था कि एक प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टी है और इससे अगर लोन मिल जाए तो वो इसे बेचकर बहुत सारा पैसा कमा सकता है। बट प्रॉब्लम ये थी कि जमीन गवर्नमेंट ओन थी, सरकार इसे सिर्फ 49 ईयर्स के लिए लीज पर देने को तैयार थी। उस समय का रूल बिल्कुल क्लियर था, कोई भी बैंक ऐसी प्रॉपर्टी पर लोन नहीं देता था जहाँ लीज 50 साल से कम की हो। यहाँ से 49 ईयर्स से सिर्फ 1 साल की कमी थी और उसी की वजह से हर बैंक ने चार्ली को मना कर दिया था। डील परफेक्ट थी, लोकेशन परफेक्ट थी, बायर रेडी था, लेकिन फाइनेंसिंग नहीं मिल रहा था और यही ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन चार्ली ने एक अलग एंगल से सोचा। उन्हें समझ आ गया था कि अपॉर्चुनिटी अक्सर वहीं छुपी होती है जहाँ सिस्टम रिजिड होता है। उन्होंने बड़े बैंक्स के पीछे भागना छोड़ दिया और लोकल लेवल पर देखने लगे। कई दरवाजे खटखटाने के बाद उन्हें एक छोटा सा लोकल सेविंग एंड लोन बैंक मिला, स्टेट म्यूचुअल। इस बैंक की अपनी एक प्रॉब्लम थी, हाल ही में उन्होंने बहुत से लोगों से डिपॉजिट्स लिए थे और कुछ ही समय बाद उन डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट देना था। बैंक को अर्जेंटली ऐसे बोरोवर्स चाहिए थे जो लोन ले और बैंक का पैसा काम में आ जाए। चार्ली ने इस बैंक के सामने प्रॉपर्टी के सारे डॉक्यूमेंट्स रखे, रिस्क एक्सप्लेन किया, अपसाइड समझाया और बैंक ने एक ऐसा डिसीजन लिया जो बाकी
बैंक्स नहीं ले पा रहे थे। उन्होंने 49 ईयर्स लीज को इग्नोर कर दिया, लोन मिल गया। जैसे चार्ली ने पहले से कैलकुलेट किया था बिल्कुल वैसा ही हो, प्रॉपर्टी खरीदी गई, डील क्लोज हो गई। थोड़े ही समय में चार्ली ने इस प्रॉपर्टी को फ्लिप कर दिया। उन्होंने बीच में अच्छा खासा कमीशन और प्रॉफिट कमाया। ये कोई ओवरनाइट जैकपॉट नहीं था, ये एक सोचा समझा लेवरेज मूव। यहीं से चार्ली ने एक और पावरफुल लेसन सीखा। पहला 1 करोड़ सीधी मेहनत से नहीं, सही स्ट्रक्चर से बनता है। कभी कैपिटल कम होता है, कभी रूल्स रिजिड होते हैं, कभी बैंक्स ना कहते हैं, लेकिन जो इंसान नंबर्स को समझता है, रिस्क को लिमिट करता है और अपॉर्चुनिटीज को पहचानता है, वही गेम में आगे बढ़ता है। यहीं पर कहानी का वो मोड़ आता है जहाँ पैसा नंबर्स नहीं देखता, आजादी बन जाता है। 2-3 सफल डील्स के बाद ज्यादातर लोग लालच में और गहराई में कूद जाते हैं। चार्ली ने बिल्कुल उल्टा किया, 2 और डील्स की और उसके बाद बिजनेस वहीं बंद कर दिया, क्योंकि उनका गोल बिजनेस एम्पायर बनाना नहीं था, उनका गोल था फाइनेंशियल फ्रीडम। इन 5 प्रोडक्ट्स में चार्ली ने लगभग $1.4 मिलियन कमाया। आज के पैसे में देखे जाए तो ये रकम 12 करोड़ के आसपास होती है। और जिस पल ये पैसा उनके हाथ में आया, चार्ली मंगर को एक बात क्रिस्टल क्लियर हो गई थी, अब मैं फाइनेंशियली फ्री हूं, अब जिंदगी सर्वाइवल मोड पर नहीं है, अब डिसीजन डर से नहीं लिए जा रहे थे, अब वो अपनी शर्तों पर जी सकते थे। चार्ली मंगर का एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट था। वो कहते थे कि अब मेरा हर एक डॉलर मेरा एम्प्लॉय के लिए, ऐसा एम्प्लॉय जो कभी छुट्टी नहीं मांगे, कभी सिक लीव नहीं करता, हर दिन मेरे लिए काम करता रहे। यही वो शिफ्ट पहला 1 करोड़ आपको देता है। आप मेहनत करना बंद नहीं करते, लेकिन अब आपकी मेहनत अकेली नहीं होती, आपका पैसा भी आपके साथ काम करता है। चार्ली मंगर ने डेथ से पहले एक बात कही थी जो इस पूरी कहानी का सार है। उन्होंने कहा था कि आई डिड बिकम अ बिलियनर बट आई नेवर वांटेड टू बी अ बिलियनर, आई जस्ट वांट टू बी इंडिपेंडेंट। उनका सपना प्राइवेट जेट या लग्जरी कार खरीदना नहीं था, उनका सपना बस इतना था कि कोई भी सिस्टम, कोई भी बॉस, कोई भी हालत उन्हें ये ना कह सके कि आज तुम छुट्टी नहीं ले सकते और जब चाहो तुम छुट्टी अपनी ले सकते हो, तुम अपनी मर्जी के मालिक हो। और यही लेसन इस पूरी वीडियो का हार्ट है। पहला 1 करोड़ आपको अमीर नहीं बनाता, वो आपको आजाद बनाता है। वो आपको एक ऐसी लाइफ देता है जहाँ आप मजबूरी से नहीं, चॉइस से काम करते हैं, जहाँ आप अपॉर्चुनिटीज चुनते हैं, ना कि आप उनके पीछे भागते हैं। अगर आप आज जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो आपका गोल BMW, फरारी या बिग मैंशन नहीं होना चाहिए। आपका पहला गोल होना चाहिए फ्रीडम, एक ऐसा बेस जिसके बाद आपका हर डिसीजन क्लैरिटी से हो, डर से नहीं। आगे आज हम इस वीडियो को वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर की सोच से समझेंगे कि कैसे जीरो से शुरू करके सही लेवरेज, सही पेशेंस और सही डिसिप्लिन के साथ पहला 1 करोड़ बनाया जा सकता है। क्योंकि पैसा मंजिल नहीं है, पैसा रास्ता है आजादी का। तो अब सबसे बड़ा सवाल, सबसे ईमानदार सवाल सामने आता है कि हम अपना पहला 1 करोड़ कैसे कमाएं। हर कोई करोड़ों की बातें करता है, लेकिन पहला 1 करोड़ तक पहुंचना कैसे है, ये बहुत कम लोग साफ साफ बताते हैं। चार्ली मंगर कहते हैं कि पहला 1 करोड़ कमाना आसान नहीं होता, इसमें कोई मैजिक नहीं होता, कोई सीक्रेट नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। ये वही बोरिंग सा पुराना प्रोसेस है, ज्यादा कमाओ, कम खर्च करो और जो बचता है उसे लगातार इन्वेस्ट करते रहो। पहला 1 करोड़ ग्लैमर से नहीं बनता, वो प्योर मेहनत से बनता है। ये आपकी स्वेट इक्विटी, आपके पसीने, आपके लंबे घंटों की मेहनत, आपकी डिसिप्लिन का पैसा है। इस फेज में रिटर्न्स छोटे लगेंगे, ग्रोथ स्लो लगेगी, कई बार ऐसा लगेगा कि इतनी मेहनत के बाद भी कुछ खास नहीं बदल रहा। कई वो फेसेस हैं ज्यादातर लोग हार मान जाते हैं। इस जर्नी में आपको हर तरफ टेम्पटेशन दिखेंगे। कोई बोलेगा क्रिप्टो से जल्दी पैसा बन जाएगा, कोई बोलेगा ट्रेडिंग कर लो, इंट्राडे करो, ऑप्शंस खेल लो, नई नई गोल्डन स्कीम्स लेकर आएगा, बस ये कर लो, साल भर में करोड़पति। लेकिन चार्ली मंगर का बिल्कुल क्लियर सा रूल था, जिस चीज में काम कर रहे हो उसी में टिके रहो। बार बार एक रास्ता छोड़कर दूसरे पर जाओगे तो मंजिल और दूर चली जाएगी। कंसिस्टेंसी बोरिंग लगती है लेकिन वही काम करती है। अब असली गेम चेंजर पॉइंट समझो। मान लो पहला 1 करोड़ कमाने में आपको 10 साल लग जाते हैं। यहीं से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इतना टाइम बहुत ज्यादा है, लेकिन चार्ली मंगर कहते हैं यहीं से कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की असली गेम शुरू होती है। पहला 1 करोड़ बनाने में 10 साल लगे तो दूसरा शायद 6 साल में आ जाएगा, तीसरा 5 साल में, फिर 2 साल में, फिर 1 साल में आएगा। जैसे जैसे आप 20 करोड़ के आसपास पहुंचने लगते हो, हर 4 महीने में 1 करोड़ जुड़ने लगता है। आगे ये स्पीड और भी बढ़ जाती है। फिर एक ऐसा स्टेज आ जाते हैं जहाँ जिंदगी आपकी बदल जाती है। आप सिर्फ कमा नहीं रहे होते हो, आपके असेट्स आपके लिए काम कर रहे होते हैं। इंटरेस्ट, डिविडेंड, अप्रिसिएशन सब मिलकर इतना पैसा बनता है जितना आप खर्च भी नहीं कर पाते। लेकिन ये स्टेज सीधा नहीं आता, ये शुरू होता है पहले 1 करोड़ से, और यही सच्चाई है जिसे ज्यादातर लोग सुनना नहीं चाहते। 1 करोड़ जेन्युइनली बहुत मुश्किल होता है। इसमें ईगो क्रश होता है, पेशेंस टेस्ट होता है, डिसिप्लिन टूटने आता है। लेकिन अगर आपने इस फेज को पार कर लिया तो जिंदगी का पूरा गेम ही बदल जाता है। आज इस वीडियो में हम इसी तरह बोरिंग दिखने वाले हैं, लेकिन लाइफ चेंजिंग प्रोसेस को डिटेल में समझेंगे वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर की सोच के साथ। जीरो से स्टार्ट करके डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करके सही माइंडसेट के साथ पहला 1 करोड़ कैसे बनाया जाता है। क्योंकि पहला 1 करोड़ सिर्फ पैसे नहीं सिखाता, पहला 1 करोड़ पेशेंस सिखाता है, और यही पेशेंस आगे चलकर सब कुछ बदल देता है। अब यहाँ से वीडियो प्रैक्टिकल मोड में जाता है, लेकिन पहले 1 करोड़ के लिए आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे, और यही वजह है कि विजय की जर्नी स्टेप 1 से शुरू होती है, राइटिंग डाउन गोल्स। विजय ने सबसे पहले ये समझा कि जिंदगी में कुछ भी शुरू करने से पहले गोल्स का क्लियर होना बेहद जरूरी है। मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरा एंड पॉइंट क्या है, मैं कहाँ पहुंचना चाहता हूँ। जब तक ये सवाल क्लियर नहीं होते तब तक मेहनत बिखरी हुई लगती है। गोल्स को लिखकर रखने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, वो आपको हर रोज रिमाइंड कराते हैं तुम टाइम पास करने नहीं आए हो। जब गोल सामने लिखे हो तो मोबाइल पर बेवजह स्क्रॉल नहीं होता, दिन यूं ही निकालना मुश्किल हो जाता है। गोल्स
खुद ब खुद मोटिवेशन बन जाते हैं। विजय ने रैंडम गोल्स नहीं बनाए थे, उसे बिल्कुल क्लियर था कि उसका गोल स्मार्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइमली। अगर किसी गोल में ये पांचों क्वालिटीज नहीं है तो वो सिर्फ एक विश है, प्लान नहीं। विजय ने नोटिस किया कि जो लोग लगातार सक्सेसफुल होते हैं उन्हें एक कॉमन हैबिट होती है, वो साल की शुरुआत अपने गोल से करते हैं और पूरा साल उन्हीं गोल्स के अराउंड डिजाइन करते हैं। विजय ने भी यही किया, उसने अपना मेन गोल लिखा, 1 साल में 1 करोड़ कमाना, और फिर उसने उसी गोल को मंथली, वीकली और डेली टारगेट्स में ब्रेक कर दिया। उसे समझ आ गया था कि बड़े रिजल्ट छोटे डेली एक्शन से निकल कर आते हैं। विजय का मानना था कि अगर आप डेली शेड्यूल में छोटे छोटे बदलाव ला दो तो लॉन्ग टर्म में बहुत मैसिव रिजल्ट्स निकल के आ सकते हैं। देर से उठने की जगह जल्दी उठना, टाइम वेस्ट करने की जगह स्किल पर काम करना, ये छोटे डिसीजंस आगे चलकर बड़ा फर्क क्रिएट करते हैं। अब आता है स्टेप नंबर 2, मनी इज अ नंबर्स गेम। गोल लिखने के बाद अगला सवाल आता है, इतना पैसा आएगा कहाँ से? यहाँ विजय ने इमोशन से नहीं, नंबर से काम लेना शुरू किया। उसने एक सिंपल कैलकुलेशन किया, अगर उसे 1 करोड़ कमाना है तो उसे 500 की चीज 20,000 कस्टमर्स को बेचनी होगी, या फिर 1,000 वाली चीज 10,000 कस्टमर्स को, या फिर 5,000 वाली 2,000 कस्टमर्स को, या 10,000 वाली चीज 1,000 कस्टमर्स को, या फिर 1 लाख वाली चीज 100 कस्टमर्स को, या फिर 10 लाख वाली चीज सिर्फ 10 कस्टमर्स को। इनमें से कोई भी टारगेट पूरा हो जाए तो गोल अचीव हो सकता था, लेकिन विजय ग्राउंड रियलिटी को समझता था। वो बिगनर था, उससे कोई भी 10 लाख या 1 लाख का प्रोडक्ट तुरंत नहीं खरीदे। 10,000 का टिकट प्राइस भी उसके लिए रिस्की था, इसलिए उसने सबसे प्रैक्टिकल ऑप्शंस को चुने। 500 का प्रोडक्ट 20,000 लोगों तक, या फिर 1,000 का प्रोडक्ट 10,000 लोगों तक पहुंचाना। अब असली सवाल सामने आया कि मैं ऐसा क्या बेच सकता हूँ जिससे लोग खरीदना चाहे। विजय ने ऐसे प्रोडक्ट ढूंढना शुरू किए जिनकी डिमांड हो और वो सस्ते में बन जाए, जिनसे लोगों की रियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और जिनके लिए लोग पैसे देने को रेडी हो जाए। यहीं से एंटरप्रेन्योर थिंकिंग शुरू होती है। पहला 1 करोड़ लक्ष्य नहीं बनता, वो सही सवाल पूछने से बनता है। आज इस वीडियो में हम आगे यही समझेंगे कि कैसे प्रोडक्ट चुना जाए, कैसे नंबर्स आपके फेवर में काम करते हैं, और कैसे जीरो से स्टार्ट करके आप स्टेप बाय स्टेप 1 करोड़ बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि पैसा इमोशन से नहीं बनता, कैलकुलेशन और क्लियरिटी से बनता है। आज हम यहाँ पर उस जगह पर पहुंचते हैं जहाँ ज्यादातर लोग गलती करते हैं, प्रोडक्ट के पीछे भागने की, लेकिन प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर देते हैं। स्टेप 3, फोकस ऑन द प्रॉब्लम। इसे सच्चाई से शुरू करो। अगर इस सवाल का सबसे सिंपल और सबसे पावरफुल जवाब हो सकता है तो वो है अपना एंड कस्टमर की प्रॉब्लम। उस पर फोकस करो, एक चीज पर जो उनकी जिंदगी को मुश्किल बना रहा है। अगर किसी इंसान को प्रॉब्लम है तो यकीन मानिए उस प्रॉब्लम से जूझ रहे हजारों लाखों लोग और भी होंगे। पैसा प्रोडक्ट में नहीं होता, पैसा प्रॉब्लम के सोल्यूशन में होता है। विजय ने खुद से बहुत ईमानदार सवाल पूछा, मेरी अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? और जवाब बिल्कुल क्लियर था, मनी मेकिंग एंड अर्ली फाइनेंशियल फ्रीडम। विजय चाहता था कि कोई उसे रास्ता दिखाए, कोई उसे बताए कि कम उम्र में पैसा कैसे कमाया जा सकता है, असेट्स बनाए कैसे जा सकते हैं, जिंदगी को मजबूरी से बाहर कैसे निकाला जाए। और वो ये भी जानता था कि अगर कोई उसे वो सिखा दे तो वो खुशी खुशी उसके पैसे देगा। बस यही उसके दिमाग की बत्ती चल गई। वो समझ गया था कि उसे बाहर आइडिया ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, उसका आइडिया उसकी खुद की प्रॉब्लम में छुपा था। वो तुरंत काम पर लग गया, अपनी लर्निंग को सीरियसली लेना शुरू किया, बुक्स पढ़ी, पॉडकास्ट सुने, इंटरनेट से इन्फॉर्मेशन निकाली, मेंटर्स को ऑब्जर्व किया, फिर उसने सारी इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज किया, सिंप्लीफाई किया, ताकि कोई भी आम इंसान उसे समझ सके। और इसी प्रोसेस से उसने अपना पहला प्रोडक्ट बनाया, हाउ टू अचीव अर्ली फाइनेंशियल फ्रीडम। अब उसने प्राइसिंग सोची। मान लो कोर्स का प्राइस रखा 1,000 रुपए, तो सिंपल कैलकुलेशन थी, 1 करोड़ कमाने के लिए उसे 10,000 कस्टमर्स चाहिए थे। लेकिन यहाँ एक ब्रूटल रियलिटी सामने आई। विजय बिगनर था, ना कोई ब्रांड, ना कोई अथॉरिटी, ना ट्रस्ट, कोई भी यूं ही उसे 1,000 देने वाला नहीं था। यही से आया असली खेल, ट्रस्ट बिल्डिंग का। उसने शॉर्टकट्स नहीं ढूंढे, उसने पहले वैल्यू देना शुरू किया। फ्री ट्रेनिंग, वर्कशॉप्स के, सोशल मीडिया पर अपनी प्रेजेंस बनाई, लगातार कंटेंट को अपलोड किया, बिना पैसे मांगे लोगों की हेल्प की। धीरे धीरे लोग उसे जानने लगे थे, समझने लगे थे, उस पर भरोसा करने लगे थे। यही ट्रस्ट आगे चलकर सेल्स में कन्वर्ट हुआ। विजय ने एक और स्मार्ट काम किया, उसने अपने कस्टमर से लगातार फीडबैक लिया, जो कोर्स में कमी थी उसे इम्प्रूव किया, कंटेंट को बेहतर बनाया, क्लियरिटी बढ़ी, रिजल्ट्स आने लगी। जब लोगों को इसकी वैल्यू मिली तो उन्होंने भी खुद ही दूसरों को रिकमेंड करना शुरू कर दिया। वर्ड ऑफ माउथ चालू हो गया था। यही सबसे पावरफुल मार्केटिंग होती है। धीरे धीरे उसका कोर्स फैलने लगा, ऑडियंस बढ़ने लगी, ट्रस्ट कंपाउंड हो गया, और आखिर में विजय ने अपना टारगेट अचीव कर लिया, 10,000 कस्टमर्स का। इसी तरह उसने अपना पहला 1 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर लिया। बट ऐसा बहुत रेयर होता है कि कोई इंसान अपने पहले साल में इतनी बड़ी सक्सेस अचीव कर ले। स्किल्स बिल्ड करने में, डिसीजन मेकिंग शार्प करने में, खुद को कैपेबल बनाने में टाइम लगता है। ओवरनाइट सक्सेस के पीछे कई सालों की स्लीपलेस नाइट छुपी होती है। हाँ, 1 साल में 1 करोड़ पॉसिबल है, लेकिन उसके लायक बनने में 1 साल काफी नहीं होता। आई होप यू गेट दिस पॉइंट।